आज गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 4 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रत्याशी के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर जेपी नड्डा। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात का दौरा। 4 चुनावी जनसभा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। आज बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ में भरेंगे हुंकार। जनसभा को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे आज राजनाथ सिंह। 2 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद में करेंगे रोड शो। प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। प्रियंका गांधी का मुरैना दौरा। आज सिंधिया के गढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका। विशाल जनसभा करेंगी संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। 4 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री की होगी पहली जनसभा। दूसरी चुनावी जनसभा गुजरात के सुरेंद्र नगर में करेंगे। 4 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री करेंगे पहली जनसभा। दूसरी चुनावी जनसभा गुजरात के सुरेंद्र नगर में करेंगे। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री की होगी पहली जनसभा। दूसरी चुनावी जनसभा गुजरात के सुरेंद्र नगर में करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में तीसरी चुनावी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथी जनसभा को जामनगर में करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गुजरात दौरे पर रहेंगे। 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 4 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। आज गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री करेंगे पहली जनसभा। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री करेंगे पहली जनसभा संबोधित। दूसरी चुनावी जनसभा गुजरात में के सुरेंद्र नगर में करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के 4 चुनावी जनसभाओं की बात सामने आ रही है कि वो गुजरात में आज 4 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस पर अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। लगातार रैलियां ताबड़तोड़ पूरे देश में हो रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपके अपने गृह प्रदेश में गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर उनकी आज 4 रैली प्रस्तावित हैं। इनमें पहली रैली ये आनंद में करेंगे। इसका समय 11 बजे रखा गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 बजे आनंद में एक बड़ी जनसभा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा 1 बजे गुजरात के सुरेंद्र नगर में होगी। इसके अलावा तीसरी प्रधानमंत्री की जनसभा गुजरात के जूनागढ़ में होगी। चौथी जनसभा 5:15 में गुजरात के जामनगर पर होगी। इस तरह से देखा जाए कि जो तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव है, उसमें गुजरात की जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में वोट डाले जाएंगे, उन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि चुनाव प्रचार में अपने प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में किसी प्रकार की कोई कमी या खामी रह जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद गुजरात की कमान अब आज के दिन अपने हाथ में संभाल ली है और 4 लोकसभा स्थानों पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है
कि प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए गुजरात के 4 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसका असर 30वें चुनाव के मतदान की वोटिंग में जरूर नजर आए। बिल्कुल। और अखिलेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का गृह राज्य है गुजरात और बीजेपी की जो पकड़ है वो भी गुजरात में मजबूत मानी जाती है, तो क्या इसको लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेतागण जो लगातार दौरे कर रहे हैं गुजरात में, तो विपक्ष के लिए वहां पर मुकाबला कहीं ना कहीं क्या मुश्किल होता जा रहा है? मुकाबला मुश्किल क्या, कांग्रेस भी वहां से पूरी दमखम के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ही वहां पर दूसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती और टक्कर देने वाली पार्टी के तौर पर देखी जाती है और कांग्रेस भी वहां दमखम। हालांकि लोकसभा चुनाव में उतनी परफॉर्मेंस कांग्रेस की अच्छी नहीं रहती है जितनी अच्छी भारतीय जनता पार्टी की रहती है, क्योंकि गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग होती है वो मोदी के नाम पर होती है, इसलिए कांग्रेस वो टक्कर देने में पीछे रह जाती है जो विधानसभा चुनाव में गुजरात में दे सकती है और देती भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी थी और तीसरे नंबर पर जो रही थी वो आम आदमी पार्टी रही थी। लेकिन जो लोकसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए गुजरात में इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को अभी दमखम देखी जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गुजरात के लोग, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर तो मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उतनी पीछे नजर नहीं आती जितना कांग्रेस उसको पीछे करने में लगी हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सीट पर भी बीजेपी और विपक्ष के बीच जो कांटे की टक्कर है वो देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर वो 4 जिलों में 4 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये गृह जिला है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, उसके लिए ये टक्कर काफी मुश्किल होती भी नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में 2, मध्य प्रदेश में 1 और गुजरात में 1 जनसभा करेंगे संबोधित। पहली चुनावी जनसभा बिहार के अररिया में करेंगे, दूसरी चुनावी जनसभा बिहार के मुजफ्फरपुर में करेंगे, तो वहीं तीसरी चुनावी जनसभा मध्य प्रदेश के विदिशा में करेंगे और चौथी चुनावी जनसभा गुजरात के मेहसाणा में करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 राज्यों का दौरा है, जहां वो पहली चुनावी जनसभा बिहार के अररिया में करेंगे और दूसरी चुनावी जनसभा बिहार के मुजफ्फरपुर में करेंगे। तीसरी चुनावी जनसभा मध्य प्रदेश के विदिशा में करेंगे, तो वहीं चौथी चुनावी जनसभा गुजरात के मेहसाणा में करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 राज्यों के दौरे के बारे में बताया जा रहा है, जहां पर वो बिहार में 2 और बाकी 2 राज्यों में 1-1 जो जनसभा है वो करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं, उनमें खासकर बिहार है, मध्य प्रदेश है और गुजरात के भी दौरे पर हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी आज गुजरात के दौरे पर हैं। अगर जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी तूफानी दौरे को देखा जाए तो आज उन्होंने 3 राज्यों को टारगेट किया है कि वहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। पहला है कि बिहार में वो 2 जनसभाएं करेंगे, मध्य प्रदेश में 1 जनसभा करेंगे और शाम होते होते वो गुजरात पहुंच जाएंगे, 1 जनसभा वहां पर करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जो रैली करने जा रहे हैं, तो वो रैली उसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जो जनसभाएं करेंगे, उसमें पहली जनसभा उनकी पहली जनसभा बिहार के अररिया के धर्मगंज मेला मैदान पर होगी,
और वही दूसरी जनसभा मुजफ्फरपुर की कर्मा स्टेडियम में करेंगे। बिल्कुल। और इसके अखिलेश जी, अलावा जिस तरीके से 3 राज्यों में जनसभाओं का भी आयोजन किया गया है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा करने पहुंच रहे हैं, एक साथ 3 राज्यों के दौरे पर आज वो नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण नजदीक आ रहा है, बीजेपी की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं वो चुनावी जनसभा रैलियों पर जोर दे रहे हैं और एक ही साथ तमाम जगहों पर जाकर के जनसभा और रैली संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तय की है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ना बचे जिसके पक्ष में चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की रैली हो जाए, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की रैली कराई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनावी रणनीति लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तैयार की है, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, तीनों लोगों की रैलियां हर प्रत्याशी के लिए कराने की पूरी कोशिश की जा रही कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना छूटे जिसके लिए बीजेपी की एक जनसभा बड़े नेता से ना करा दी जाए। तो यही देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 राज्यों में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। 2 बिहार में कर रहे हैं, 1 मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और 1 गुजरात में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी काफी जोर शोर से चुनावी प्रचार में भी जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 राज्यों के दौरे पर हैं, जहां पर वो सबसे पहले गुजरात पहुंचेंगे और गुजरात में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित सबसे पहले वो बिहार पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में एक चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे के बारे में आपको बता दें, जहां पर बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ दौरे पर दोपहर 12 बजे बरेली में करेंगे चुनावी जनसभा। 1:30 बजे बदायूं में जनसभा करेंगे संबोधित। तो वहीं 3:30 बजे सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 1:30 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:30 बजे सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। शाम 5 बजे लखनऊ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। अमित शाह का यूपी दौरा आज। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज यूपी के 4 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। दोपहर 12 बजे बरेली में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:30 बजे बदायूं में जनसभा संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बरेली में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और 1:30 बजे बदायूं में करेंगे जनसभा। 3:30 बजे सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे लखनऊ में संगठनात्मक बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री यूपी के 4 जिलों के दौरे पर हैं। बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ में दौरा कर रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे बरेली में एक चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बदायूं में जनसभा संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि लखनऊ में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। 1:30 बजे बदायूं में जनसभा करेंगे संबोधित और वहीं 3:30 बजे सीतापुर में जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री का यूपी दौरा, जहां पर 4 जिलों के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री के यूपी दौरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा लखनऊ से और हमारे साथ ब्यूरो चीफ बरेली से जुड़े हुए हैं शानू कुमार। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले शानू जी आपका रुख करेंगे और देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं जहां पर वो एक जनसभा संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो तीसरे चरण का चुनाव है वो बरेली में 7 मई को होना है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब दमखम से बिल्कुल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं उनकी बात की जाए तो लगातार अब जो है उन्होंने जो 7 मई को जो चुनाव होना है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कराने की ठान ली है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद लगातार तमाम बड़े दिग्गज बरेली पहुंच रहे हैं और बरेली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम की बात की जाए तो आज गृह मंत्री अमित शाह बरेली पहुंचेंगे और अमित शाह के बरेली दौरे को लेकर के तैयारियां तेज कर ली गई थी। कल की बात की जाए तो कल अंतिम रूप दिया गया तैयारियों को। और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आसमान से लेकर के जमीन तक सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर लिया गया है, क्योंकि गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तेजाई पकड़ी गई थी। और उसी के क्रम की बात की जाए तो आज बरेली में जो हार्टमैन कॉलेज है, शहर का मुख्य इलाका है, वहां पर रामलीला मैदान में ये जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही तौर पर अमित शाह के साथ जो है भूपेंद्र चौधरी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी साथ में मौजूद रहेंगे और ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है वो भी उनके भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है अवंतिका की जो विशाल जनसभा है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने प्रत्याशी को माहौल बनाने का काम कर रही है और जितने भी दिग्गज हैं अपने प्रत्याशी को पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अवंतिका, साफ तौर पर से करीब दोपहर के 12 बजे जो है अमित शाह जो है बरेली त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचेंगे और एयरबेस से सीधा वो जो है बरेली के हार्टमैन कॉलेज के पास पहुंचेंगे और हार्टमैन कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल अवंतिका, जिस तरीके से जो जनसभा को संबोधित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अंतिम रूप में यानी कि 4 दिन बकाया है चुनाव के लिए और कहीं ना कहीं इससे साफ अंदेशा जताया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरीके से न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे एक ही मंच पर, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ओर से पूरा जोर लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। शिवा, आपका रुख करना चाहेंगे और आज देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री संगठनात्मक बैठक करेंगे लखनऊ में, क्या वो एक जनसभा भी संबोधित कर सकते हैं? देखिए अवंतिका, जनसभा की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में एक होटल है हॉलिडे इन, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और इसी बैठक में अमित शाह उस बैठक को संबोधित करेंगे। और चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी दौर को देखते हुए अमित शाह फीडबैक भी लेंगे कि आखिरकार लखनऊ की जो 2 हाईटेक सीटें हैं, लखनऊ शहर की और मोहनलालगंज सीट की, और वहां से केंद्रीय गृह मंत्री ये कहा जाएगा कि एक तरफ कौशल किशोर है मोहनलालगंज सीट से और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह है जो रक्षा मंत्री है, तो उन सीटों पर हाल क्या है, बीजेपी किस तरीके से अपना काम कर रही है, पार्टी के पदाधिकारी किस तरीके का काम कर रहे हैं, तो वहां पर तकरीबन 6 6:30 बजे के आसपास वो बैठक शुरू होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, और इनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी और विधायक भी शामिल रहेंगे। तो जरूर अमित शाह मूल मंत्र भी देंगे कि आखिरकार लखनऊ के अंदर पार्टी पदाधिकारी किस तरीके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे और इस चुनावी माहौल में किस तरीके से कैंडिडेट को जिताना है उसके लिए भी काम करे। तो 6 बजे के आसपास वो हेलीकॉप्टर से सीतापुर के बाद से वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंचने के बाद वो सीधे गाड़ी के रास्ते हॉलिडे इन होटल जाएंगे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पहले ही चाक चौबंद कर दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और वो बैठक 6:30 बजे से शुरू होकर के 7:30 बजे तक चलेगी और उसके बाद रात्रि विश्राम अमित शाह यही लखनऊ के अंदर हॉलिडे इनमें ही करेंगे। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों में बहुत चुनिंदा लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि अमित शाह का ये पार्टी पदाधिकारियों का कार्यक्रम है, इसलिए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जो है वो हॉलिडे इन होटल के अंदर नहीं रहेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जहां पर रहेंगे, जहां पर खुद दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो उस जगह पार्टी पदाधिकारियों की बहुत सीमित व्यवस्था रहती है और ऐसे में चुनिंदा लोग ही, जिनकी इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनका फीडबैक लेना है, जिनसे काम कराना है, सिर्फ वही लोग मौजूद रहेंगे। और लखनऊ में जिस तरीके चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, तो उसमें किस किस का रोल रहेगा और क्या क्या किस तरीके से कोई काम करेगा, ये सब मुद्दे जरूर होंगे।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बैठक की जाएगी और उसके बाद कहीं न कहीं विशेष रणनीति बनाए जाने की भी संभावना सामने आ रही है। हमारे साथ रायबरेली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपका रुख करना चाहेंगे। रायबरेली भी पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। चुनावी समीकरण की बात की जाए तो रायबरेली में फिलहाल कैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? अखिलेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी रिपीट करें जी एक बार अखिलेश जी, देखा जाए तो अगर सीतापुर अभी पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वहां पर भी वो एक जनसभा करेंगे। चुनावी समीकरण की बात की जाए तो फिलहाल क्या जो जनता है उसका रुख क्या देखने को मिल रहा है? कि बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह आज सीतापुर के लहरपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। चुनावी जनसभा में यहाँ पर 3 क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। गृह मंत्री वहां पर खासकर जो लहरपुर क्षेत्र आता है, जहां पर चुनावी जनसभा आज गृह मंत्री अमित शाह की होनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड बीजेपी सह प्रभारी भी हैं और धौरहरा लोकसभा सीट से उनके क्षेत्र की यह विधानसभा सीट है। यहाँ पर रेखा अरुण वर्मा की समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह आज प्रचार करेंगे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट के भी प्रत्याशी जो हैं अजय मिश्रा टेनी, जो गृह मंत्री राज्य भी हैं, तो उनके लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद सीतापुर का भी कुछ क्षेत्र आता है जहां से राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह की सीतापुर के लहरपुर में आज जो चुनावी जनसभा होगी उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के 3 लोकसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश करेंगे और तीनों लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करके भाजपा के तीनों प्रत्याशियों के लिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ लगातार देखा जाए तो बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान भी जुड़े हुए हैं। रितेश, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री बदायूं भी पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और बदायूं में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से सपा सुप्रीमो भी उनके पहुंचने की भी बात सामने आ रही है, तो सियासी पारा काफी हाई देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बदायूं में 2 लोकसभाएं हैं। आंवला लोकसभा बरेली की है और जो बदायूं में भी उसका क्षेत्र पड़ता है। और अगर हम बदायूं लोकसभा की बात करें तो लगातार यहाँ पर सियासी घमासान तेज है और दोनों पार्टियां पूरी ताकत से लगातार यहाँ पर वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है यहाँ पर, और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन में आएंगे और गृह मंत्री जो है बीजेपी के समर्थन में आएंगे। लगातार यहाँ पर सियासी जो है हलचलें तेज हो गई हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर अमित शाह की जो रैली है वो जनसभा है, लगभग 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को सुनते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी 7 मई को मतदान है, कितना मतदाता इनके पक्ष में आएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं। एक बार फिर से हम शानू जी आपका रुख करना चाहेंगे और देखा जाए तो लगातार जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं जो राजपूत और क्षत्रिय कोर वोटर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने कहीं एक तबका जो है वो अभी भी बीजेपी का जो है बहिष्कार करती नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे नाराज है और अभी तक मेरे ख्याल से बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बदलने की भी कोई सूचना सामने नहीं आई है। तो क्या ये जो दौरा किया जा रहा है ये विशेष रूप से ये जो नाराज वोटर्स हैं उनके मनाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे वंदिका, लगातार जिस तरीके से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटा गया, कहीं ना कहीं उससे कुर्मी समाज में और दूसरी तरफ जो क्षत्रिय समाज है यानी कि राजपूत समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि जो सांसद संतोष गंगवार है वो 8 बार के सांसद रहे हैं और एक ही बार यानी कि 2009 में उनका एक बार से सीट हारी थी, लेकिन लगातार वो करीब 8 बार से सांसद रहे। लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें भूपेंद्र चौधरी बरेली भी पहुंचे और देर रात उनको मनाने का काफी प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने जो भूपेंद्र चौधरी थे उनको भी उनके समर्थकों ने घेर लिया और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की लोकसभा की जो सीट है यानी कि बरेली शहर की जो लोकसभा सीट है वहां से छत्रपाल सिंह गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कुर्मी समाज का ही प्रत्याशी है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि उनका कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी में है वो बहुत ही लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं है, सिर्फ 1 बार के विधायक रहे हैं और पेशे से बात की जाए तो वो प्रोफेसर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स में नाराजगी है वो इस बार देखने को मिलेगी और यही बड़ी वजह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं वो कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और जो बरेली की लोकसभा सीट है
इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीट मानी जा रही है, चूंकि जो छत्रपाल सिंह गंगवार हैं उनके सामने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह ऐरन, उनको काफी जोर जोर से समर्थन मिल रहा है। चूंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो साफ तौर पर से जाहिर है जितना भी कांग्रेस का वोट था, मुस्लिम समुदाय के वोट की बात करें या फिर कांग्रेस का जो वोट था, वो भी उनको प्रवीण सिंह ऐरन को पड़ने वाला है। और प्रवीण सिंह ऐरन एक यह वही चेहरा है जिन्होंने सांसद संतोष गंगवार को 2009 में हराया था। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बरेली की लोकसभा सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भरी सीट है। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री ने भी बरेली के लोकसभा सीट से और उनका जो प्रत्याशी थे छत्रपाल गंगवार को, उन्होंने अपने भव्य रथ पर चढ़ा करके रोड शो किया था। और इसी वजह से आज खुद गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और लगातार दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लगातार हर 2 दिन बाद बरेली पहुंच रहे हैं। और साथ ही तौर पर यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं जो है बरेली में की हैं। और अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 2 दिन में फिर से जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जनसभा बरेली में करने वाले। तो कहीं ना कहीं अवंतिका इस बार की जो सीट है वो बहुत ही चुनौती भरी सीट है। और यही वजह है, मुख्य वजह की जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो बरेली पहुंच रहे हैं जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने वोटर्स को नाराज रखकर खुद जो है खुद एक मुसीबत जो है वो मोल नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां रायबरेली पहुंचे गांधी परिवार के वकील। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं केसी कौशिक। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से संभावनाएं बढ़ी। गांधी परिवार का कोई सदस्य नामांकन कर सकता है। बता दें कि गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं केसी कौशिक। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से बढ़ी संभावनाएं। गांधी परिवार का कोई सदस्य कर सकता है नामांकन। गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की बढ़ी संभावनाएं। रायबरेली पहुंचे गांधी परिवार के वकील। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं केसी कौशिक। रायबरेली पहुंचे गांधी परिवार के वकील। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं केसी कौशिक। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से बढ़ी संभावनाएं। गांधी परिवार का कोई सदस्य कर सकता है नामांकन। गांधी परिवार के नामांकन का काम देखते हैं केसी कौशिक। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से बढ़ी संभावनाएं। गांधी परिवार से कोई कर सकता है नामांकन। रायबरेली पहुंचे गांधी परिवार के वकील। केसी कौशिक के रायबरेली पहुंचने से बढ़ी संभावनाएं। तो वही खबर आपको बता दें, जहां पर बिहार के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। 2 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। जनसभा बिहार के सारण में होगी पहली चुनावी जनसभा। बिहार के सुपौल में दूसरी चुनावी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। बिहार के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। जनसभा बिहार के सारण में होगी। बिहार के सुपौल में दूसरी चुनावी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री 2 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित। जनसभा बिहार के सारण में की जाएगी। बिहार के सुपौल में दूसरी चुनावी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। बिहार के चुनावी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 चुनावी जनसभाओं को रक्षा मंत्री करेंगे संबोधित।
बिहार के सारण में पहली चुनावी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिहार दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने बिहार पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में भी चुनाव प्रचार को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहले से बिहार में दौरे कर रहे हैं, तूफानी दौरों के बाद रैली और रोड शो भी चल रहे हैं। इसके साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी चुनावी दौरा बिहार में लगा हुआ है। राजनाथ सिंह के चुनावी दौरे के तौर पर देखा जाए तो आज वहां पर उनकी 2 चुनावी जनसभाएं होने वाली हैं और इनमें वो पहली जनसभा बिहार के सारण में संबोधित करेंगे, यह करीब 12:10 पर होगी। वहीं राजनाथ सिंह की दूसरी जनसभा बिहार के सुपौल में होगी, जो करीब 2 बजे के आसपास बताई जा रही है। इस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने में लगी हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जिस प्रकार उसने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू यानी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके 40 में से 39 सीटें जीतने का काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी इस बार भी लोकसभा चुनाव 2019 की जीत के आंकड़ों को फिर दोहराया जाए। हालांकि इस बार तेजस्वी यानी आरजेडी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दिया जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मुकाबले को देखते हुए आरजेडी के साथ चुनावी मुकाबले में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए एक के बाद एक बड़े नेताओं, चाहे वो अमित शाह का बिहार दौरा रहा हो, चाहे जेपी नड्डा का दौरा रहा हो, या आज लगे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के दौरे और चाहे राजनाथ सिंह का दौरा हो, तो इन तमाम दौरों को देखा जाए तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई ये नहीं कहने के लिए छोड़ना चाहती है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या फिर गठबंधन जेडीयू के प्रत्याशी के लिए अगर वहां पर चुनावी रैली या चुनावी जनसभा की मांग की जाती है तो उसमें कोई भी कमी नहीं की जाए और वहां पर समय देकर चुनावी जनसभा की जाए, ताकि बिहार की जनता को यह बताने की कोशिश की जाए कि आरजेडी की सरकार में क्या होता था, आरजेडी के जब नेता वहां चुनाव जीते तो वहां माहौल कैसा रहता था। भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में गुंडाराज, लालू के जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश करती है और वोटरों और मतदाताओं को समझाने की कोशिश करती है कि बिहार में जिस प्रकार लालू की सरकार रही हो, राबड़ी की सरकार रही हो, या फिर नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री रहे हो, तो वहां पर किस प्रकार का माहौल बनता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार याद दिलाती है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी वोट भी बिहार की जनता से मांगती है। जी बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद की जो है काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और कहा जाता है कि अमूमन जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी उनसे काफी प्रभावित रहती है, तो क्या इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी दोबारा से देखा जाए तो एक बार चुनाव लड़ने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य कर सकती है बिहार में? बिल्कुल, जिस प्रकार पिछला लोकसभा चुनाव 2019 या उससे पिछला इलेक्शन 2014 को देखा जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आरजेडी उतनी कड़ी टक्कर में चुनाव लड़ नहीं रह पा रही थी और ना ही भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोकसभा चुनाव में उतनी दमदारी के साथ टक्कर दे रही थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर बिहार के तरफ में आरजेडी भी एक पूरी दमखम के साथ मैदान उतरी है और खासकर अब लालू नहीं, तेजस्वी की अगुवाई में युवाओं को मोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और जिस प्रकार तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की, महंगाई की और गरीबी की बात करते हैं और वो लोगों को रोजगार देने की, युवाओं की बात करते हैं और महंगाई की याद दिलाते हैं सबको, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में कड़ी टक्कर तो मिली रही है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ यानी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन किया तो एक बार वहां पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया और अब चुनावी माहौल वैसा नहीं है जैसा नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ थे। यानी अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं तो पूरा का पूरा चुनावी माहौल बदला हुआ है। लेकिन फिर भी आरजेडी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को, कद्दावर नेताओं को और मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार रही है और वहां पर एक के बाद एक जनसभाएं ताबड़तोड़ कर रही है ताकि कोई भी किसी तरह की कोई कसर चुनावी प्रचार में ना बचे और जनता को कोई संदेश देना है या जनता तक बिहार को कोई बात पहुंचानी है तो उसमें भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज बिहार दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर वो बिहार में 2 जगह पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील भी जनता से करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। सुबह 11:20 पर मैनपुरी में करेंगे रोड शो। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में चुनावी हुंकार भरेंगे। सुबह 11:20 पर मैनपुरी में करेंगे रोड शो। 1 बजे एटा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 11:20 पर मैनपुरी में रोड शो करेंगे बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी की ओर से देखा जाए तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व के नेता दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। जिस तरीके से तीसरे चरण का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:20 पर मैनपुरी में करेंगे रोड शो और वहीं 1 बजे एटा में जनसभा करेंगे संबोधित। सुबह 11:20 पर मैनपुरी में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 बजे एटा में जनसभा करेंगे संबोधित और 2:25 पर फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का आज मुरैना दौरा। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। मुरैना में विशाल जनसभा संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। सत्यपाल सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगी। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। मुरैना में विशाल जनसभा संबोधित करेंगी प्रियंका। सत्यपाल सिंह के पक्ष में करेंगी जनसभा। प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। खबर मुरैना से, जहां पर प्रियंका गांधी का मुरैना दौरा आज। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। मुरैना में विशाल जनसभा संबोधित करेंगी प्रियंका। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज प्रियंका के मुरैना दौरे की बात सामने आ रही है, सिंधिया के गढ़ में जाकर के प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट पर सत्यपाल उर्फ नीटू सिकरवार को कैंडिडेट बनाया गया है और वहां पर प्रियंका गांधी आज चुनावी जनसभा करने पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने से पहले चंबल और ग्वालियर लोकसभा सीट के प्रभारी शिव भाटिया ने कल ही वहां का दौरा किया था और शिव भाटिया ने प्रियंका गांधी के आने की तैयारियों को लेकर पूरा जायजा लिया था कि किस प्रकार मुरैना के अंदर जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर अगर एकजुट होने की कहीं कोई कमी नजर आ रही थी, तो शिव भाटिया ने बैठक करके उन सबको एक साथ कोशिश करके आज होने वाली प्रियंका गांधी की रैली को सफल बनाने का आह्वान किया था और इसके साथ ही सभी रणनीतियों पर भी शिव भाटिया ने चर्चा की थी, क्योंकि ये चंबल क्षेत्र के अगर और ग्वालियर क्षेत्र से जुटा हुआ ये सटा हुआ क्षेत्र मुरैना अगर लोकसभा सीट को देखा जाए तो इसे सिंधिया के गढ़ के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि मुरैना एक चंबल और ग्वालियर से एक पूरा कंबाइन क्षेत्र रहता है। यहाँ पर सिंधिया परिवार का काफी खासा असर देखने को मिलता है और उनके आह्वान पर वोटिंग भी होती नजर आती है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में जिस प्रकार सिंधिया अपनी लोकसभा सीट गुना से हार गए थे, उसके बाद उनका असर कम हुआ था। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, मोदी सरकार मंत्री बनने के बाद एक बार फिर पूरी दमखम के साथ ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भिंड क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए और भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त भी करा रहे हैं कि इस क्षेत्र की जो लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जीत कर उसकी झोली में डालेंगे।
लेकिन जी। कांग्रेस की भी जिस तरह से इस ग्वालियर, चंबल और मुरैना, भिंड क्षेत्र में तैयारी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देके एक के बाद एक बड़े नेताओं की रैली करवा रही। बिल्कुल, आपको यानी कि बता देखा दें कि जाए तो कल जिस राहुल तरीके गांधी से की वहां बीजेपी पर और भी कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की है सूची। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की सूची। बसपा ने 6 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। गोंडा, डुमरियागंज, केसरगंज, संत कबीर नगर से प्रत्याशी किए घोषित। इसके अलावा बाराबंकी, आजमगढ़ और लखनऊ पूर्वी के सीट का किया ऐलान। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को बनाया उम्मीदवार। कैसरगंज से नरेंद्र पांडे बनाए गए प्रत्याशी। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ बनाए गए उम्मीदवार। बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे बनाए गए प्रत्याशी। आजमगढ़ से मशहूद अहमद प्रत्याशी। लखनऊ पूर्वी से अशोक कुशवाहा प्रत्याशी। बसपा की 11वीं सूची की गई जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की सूची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, बसपा ने 6 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल अवंतिका, देखिए निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर जो है 11 अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर दी है। यानी कि अब तक जो है 5-5, 6-6 नामों की जो घोषणा हो रही है, उनमें से 11वीं सूची ये मानी जा रही है, जिसमें 6 प्रत्याशियों के नाम है। जहां पर अभी तक बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वहां पर आज अपने उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। यानी कि डुमरियागंज, केसरगंज और संत कबीर नगर के साथ साथ बाराबंकी, आजमगढ़ लोकसभा में अपने प्रत्याशी को नाम को उतार दिया है। इसके साथ ही साथ लखनऊ की एक पूर्वी सीट खाली हुई थी, जिसमें विधानसभा का उपचुनाव होना है, उस सीट पर भी अपना उम्मीदवार बसपा ने उतारा है। तो यानी कि माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से एक्टिव हैं लोकसभा चुनाव में। जो मायावती ने कहा था साफ तौर पे कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे इस बार, और 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो उसी कड़ी में लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो लगातार जारी कर रही है। हम अगर बसपा से गोंडा से अगर बात करते हैं तो वहां पे सौरभ कुमार मिश्रा को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। डुमरियागंज की अगर बात कर लें तो इस बार यहाँ पे मोहम्मद नदीम मिर्जा को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया है। केसरगंज सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां से नहीं उतारा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां पे संशय बना हुआ है। लेकिन बसपा ने अपना उम्मीदवार वहां पे उतार दिया है, नरेंद्र पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो संत कबीर नगर सीट से भी नदीम अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इसी तरीके से आजमगढ़ सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिए, जहां पिछले मुकाबले में देखा गया था, जब उपचुनाव हुआ था तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने वहां पर अपना उम्मीदवार उतारा था, और से उन्होंने मसूद अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से इस बार अपनी लोकसभा सीटों पर पूरे उम्मीदवार 80-80 उतारने के प्रयास में है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बसपा की ओर से और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राहुल प्रियंका पर बड़ा फैसला। और यहीं पर सीधा आपको रोकेंगे, बढ़ेंगे, जहां पर रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की, और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर
मोहि सपनेहु नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, यह कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। देखिए, अपनी हार की खिसियाहट को अब भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव के समय इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को उठा करके कांग्रेस भारत की आस्था के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। सर, मैं कह सकते हैं कि बिल्कुल बड़े सारे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए इस चुनाव में, अब आखिर में ये राम बनाम शिव पर आए हैं, तो क्या देखिए, आपस में बांटो और राज करो, कोई फायदा होगा? बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। और अंग्रेजों की उस विरासत को ही कांग्रेस आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रही है, वह हर एक मुद्दे पर कर रही है। उसने जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर समाज को बांटा है, इससे पहले भी बांटा है, आगे भी वो लगातार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी समाज को जाति आधार पर बांट करके और फिर देश के अंदर SC, ST, OBC के अधिकार को वह कैसे अल्पसंख्यकों को बांटने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बन रही है। या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बात का उल्लेख करता है। इसलिए कांग्रेस अपनी हार की खिसियाहट को किसी न किसी रूप में अब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके व्यक्त करना चाहती है। तो यहाँ आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष पर भी निशाना साधा। इसी बीच रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, खबर आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली से खबर, अमेठी रायबरेली पर कल देर रात तक हुआ मंथन। राहुल प्रियंका के चुनावी नामांकन की बढ़ी मांग, आज औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद। दिल्ली पर राहुल और प्रियंका पर बड़ा फैसला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद हुआ फैसला। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अमेठी और रायबरेली पर कल देर रात तक हुआ मंथन। सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद हुआ फैसला। खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, अमेठी और रायबरेली पर कल देर रात तक हुआ मंथन।
आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली में कल देर रात तक हुआ मंथन और राहुल और प्रियंका पर बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद हुआ है फैसला। सोनिया के हस्तक्षेप के बाद फैसला लिया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद फैसला हुआ है। अमेठी और रायबरेली सीट पर फिलहाल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। कल कांग्रेस में देर रात तक मंथन किया गया और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद फैसला लिया गया है। फिलहाल अभी तक दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर हम आपको फिलहाल खबर बता रहे थे, जहां पर राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही थी। बढ़ते हैं खबरों में, जहां 4 जिलों के दौरे पर आज भूपेंद्र चौधरी बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे बरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित और 1:30 बजे बदायूं में जनसभा संबोधित करेंगे। वहीं 3:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि आज अमित शाह के चुनावी जनसभा में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। शाम 5 बजे लखनऊ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। 4 जिलों के दौरे पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 4 जिलों के दौरे पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बरेली, बदायूं, सीतापुर और लखनऊ के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 12 बजे बरेली में जनसभा करेंगे संबोधित। वहीं 1:30 बजे बदायूं में जनसभा संबोधित करेंगे। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।